नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम दो विश्व युद्धों के बीच जर्मनी में नाजीवाद और द्वितीय विश्व युद्ध चैप्टर के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं। उन कारणों में पहला है वर्साय की संधि से उत्पन्न असंतोष। वर्साय की संधि व अन्य संधियों के माध्यम से शांति स्थापित करने या द्वेष की भावना को मिटाने का प्रयत्न किया गया था, किंतु इन संधियों के व्यवहारिक रूप शांति स्थापित करना नहीं था। इन संधियों में कुछ भूलें व त्रुटियां थी, जिसके कारण युद्ध अवश्यंभावी हो गया। बाल्कन में कई प्रांतों का अंगभंग हो गया। युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया का निर्माण पड़ोसी राष्ट्रों को तोड़-फोड़ कर किया गया। जर्मनी के अधिकांश हिस्से को पोलैंड में मिला दिया या फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी को आर्थिक, राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से दुर्बल बनाने का प्रयत्न इस वर्साय की संधि के अंतर्गत किया गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी का अंग भंग कर उसे छोटा कर दिया गया और जर्मनी और टर्की के उपनिवेशों को छीनकर मित्र राष्ट्रों को धरोहर के रूप में दे दिए गए। इन सारी व्यवस्थाओं से दोष, द्वेष, रोष, घृणा की भावना बढ़ गई थी। पराजित राष्ट्र विवशता के कारण ही वर्साय की संधि को स्वीकार किए और वे अवसर की ताक में थे कि कब अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त करें। विशेष रूप से जर्मनी को इस वर्साय की संधि में दबाने का प्रयत्न किया गया था, इसलिए वह तो अवसर के ताक में ही था। फाल्स महोदय ने इस द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध कहा है। दूसरा अगर कारण हम देखते हैं तो वो है राष्ट्र संघ की दुर्बलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पारस्परिक समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के उद्देश्य से 10 जनवरी 1920 को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, किंतु राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। बहुत सारे राष्ट्र धीरे धीरे राष्ट्र संघ से अलग हो गए, लेकिन जो राष्ट्र संघ से अलग हुए उनके विरुद्ध राष्ट्र संघ कुछ भी न कर सका, जिससे उसकी दुर्बलता स्पष्ट हो गई। बाद में और बहुत सारे राष्ट्र संघ की सदस्यता से का परित्याग कर दिए, लेकिन राष्ट्र संघ उनके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। इस कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तीसरे अगर हम कारण देखते हैं तो वो है दो विरोधी विचारधाराओं में संघर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी संसार में। एक तानाशाही विचारधारा और दूसरा जनतंत्री विचारधारा। तानाशाही विचारधारा के समर्थक जर्मनी, इटली और जापान थे, जबकि जनतंत्री विचारधारा के समर्थक ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका था। मुसोलिनी ने एक बार कहा भी था कि दो प्रकार के संसारों के संघर्ष में समझौते का कोई स्थान नहीं है, या तो हम रहेंगे या तो वे रहेंगे। इस कारण भी दो विरोधी विचारधाराओं के ने परिस्थिति को युद्ध के पक्ष में बना दिया था। चौथा जो कारण है वो है साम्राज्यवादी भावना का विकास। फ्रांस और ब्रिटेन साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करते थे।
इनके पास विशाल साम्राज्य थी। जापान, जर्मनी और इटली सैनिक दृष्टि से सबल थे और वे फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की भांति ही शक्तिशाली थे, किंतु इनके पास विशाल साम्राज्य का अभाव था। इसी साम्राज्यवादी भूख के कारण जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया और पोलैंड पर, जापान ने चीन और मंचूरिया पर तथा इटली ने एबिसिनिया पर अधिकार कर लिया। इस साम्राज्यवादी भावना की नीति के कारण भी विश्व युद्ध हुए थे। पांचवा जो कारण है वह है तत्कालिक कारण। हिटलर ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने के बाद पोलैंड पर अधिकार करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने बाल्टिक सागर तक जाने के बहाने पोलैंड से सड़क मार्ग और रेल मार्ग के लिए गलियारे की मांग की, किंतु पोलैंड सरकार फ्रांस और ब्रिटेन का आश्वासन पाकर हिटलर के मांगों को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप हिटलर ने बिना युद्ध की घोषणा किए ही 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जब हिटलर द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया गया तो फ्रांस और ब्रिटेन ने जो जर्मन सेनाएं पोलैंड पर भेजी जा रही थी उसके विरुद्ध हिटलर से कहा कि अपनी सेनाएं पोलैंड से वापस बुला ले, लेकिन हिटलर माना नहीं और वो लगातार अपनी सेनाएं पोलैंड में भेज ही रहा था। तब 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की ये जो 5 कारण हैं, इन कारणों के अलावा इसकी एक प्रमुख घटना भी है जिसका मैं जिक्र यहां करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और उस युद्ध में अमेरिका अपने आप को तटस्थ बनाकर रखा हुआ था, लेकिन अंततः किसी न किसी कारण से उन्हें युद्ध में शामिल होना पड़ा। इस समय भी जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो उस समय भी अमेरिका अपने आप को तटस्थ रखा था, वे इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जापान के द्वारा 7 दिसंबर 1941 को अचानक अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिए। पर्ल हार्बर अमेरिका की जल सेना का प्रमुख केंद्र था। जापान द्वारा किए गए इस आक्रमण से अमेरिका को 20 जंगी जहाज, 250 हवाई जहाज और लगभग 3000 सैनिक गंवाने पड़े। इसलिए अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध इस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसके अलावा हम अब आगे देखते हैं, वो है जर्मनी के हारने के कारण। हम जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में कैसे पराजित हो गया, उसका क्या कारण था जिसके कारण जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसके भी 4-5 कारण हैं। उन कारणों का वर्णन मैं यहां आप लोग को बता रहा हूं, जिसमें पहला है ब्रिटेन और अमेरिका की सामूहिक शक्ति का सुदृढ़ होना। ब्रिटेन और अमेरिका की सामूहिक शक्ति की सुदृढ़ होने से जर्मनी और जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान को द्वितीय विश्व युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि जर्मनी अमेरिका और ब्रिटेन की जो नाविक शक्ति है उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाया। अगर ये नाविक शक्ति अगर समाप्त हो जाता तो हो सकता है जर्मनी इस युद्ध में पराजित ही नहीं होता। उसका दूसरा कारण है जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण। हिटलर के द्वारा
रूस पर आक्रमण जर्मनी के पराजय का सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि हिटलर रूस को एक दुर्बल राष्ट्र मानता था और यही सोचकर उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया। हालांकि रूस और जर्मनी के मध्य 1939 में अनाक्रमण समझौता हुआ था। वे एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे ऐसा समझौता किया था, लेकिन 22 जून 1941 को हिटलर द्वारा रूस पर तीनों ओर से आक्रमण कर दिया गया। लेकिन इस युद्ध में रूसी सैनिकों ने जो वीरता और देशभक्ति दिखाई, उससे हिटलर के सपनों पर पानी फिर गया। क्योंकि रूसी सैनिकों के साथ ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक भी शामिल हो गए थे। इस कारण हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में जर्मनी के लगभग 90,000 सैनिक मारे गए थे। तो ये था दूसरा कारण जर्मनी के हारने का। तीसरा है हिटलर की कूटनीतिक असफलताएं। हिटलर की कूटनीतिक असफलता भी जर्मनी के हारने का एक कारण था। हिटलर रूस पर आक्रमण करने से पहले इंग्लैंड से संधि करने का प्रयास किया ताकि उसे पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध न करना पड़े, लेकिन इंग्लैंड ने हिटलर से संधि करने का इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप हिटलर को दोनों मोर्चों से युद्ध करना पड़ा और इस वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। चौथा जो कारण है वो है अमेरिका का मित्र राष्ट्रों के ओर से युद्ध में शामिल होना। जर्मनी के पराजय का चौथा जो कारण है उसमें है अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल होना। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण से अमेरिका नाराज हो गया और इसी के परिणाम स्वरूप वह इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हुआ। अमेरिका एक शक्तिशाली और साधन संपन्न देश था। उसकी इस युद्ध में शामिल होने से जर्मनी को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों को भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें पहला है अपार जन धन की हानि। द्वितीय विश्व युद्ध विनाश की दृष्टि से बहुत व्यापक था। इस युद्ध में लगभग 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे और लाखों लोग घायल हो गए थे। इसे कहा जाता है कि अरबों की संपत्ति बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई थी। बाल्टिक सागर से लेकर काले सागर तक का क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड में ऐसा एक भी गांव नहीं बचा था जो इस युद्ध से बर्बाद न हुआ हो। फ्रांस में तो सैकड़ों लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे और अमेरिका की जो बमबारी थी उससे हिरोशिमा और नागासाकी में मानवता का घोर सहार हुआ था। दूसरा अगर हम परिणाम देखते हैं तो वो है कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे यूरोप और पूरे संसार में अगर कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था तो वह था सोवियत संघ। या यूं कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। इसके बाद धीरे धीरे और कुछ राष्ट्रों में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो गया, जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बानिया, हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया आदि देशों में भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो। तीसरा जो परिणाम है वह है दो महाशक्तियों का उदय। विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर
या यूं कह सकते हैं कि यूरोप और विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर क्षीण होते ही दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत रूस। युद्ध के अंत तक रूस को विशाल प्रदेश प्राप्त हो चुके थे और बहुत सारे राष्ट्र उसके मित्र बन गए थे, जैसे चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, बल्गेरिया आदि। इसके अलावा जापान का पतन हो चुका था, इंग्लैंड जर्जित हो चुकी थी, इटली और जर्मनी की शक्ति क्षीण हो गई थी, चीन गृह युद्ध की अग्नि में तप रहा था। अब ऐसी स्थिति में सोवियत रूस से मुकाबला करने के लिए केवल एक ही देश बचा था और वह था संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह हम कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां विश्व के सामने आई, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत रूस। उसके बाद है चौथा जो परिणाम है वह है विश्व का दो गुटों में विभक्त होना। द्वितीय युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, एक पूंजीवादी गुट और दूसरा समाजवादी व साम्यवादी गुट। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका और साम्यवादी गुट का नेता सोवियत रूस था। इन दोनों राष्ट्रों के मध्य जो शासन प्रणाली या उनके जो शासन करने के जो उद्देश्य थे वो अलग अलग थे। दोनों के मध्य तनाव की स्थितियां बनी रहती थी, या यूं कह सकते हैं कि इन दोनों के मध्य शीत युद्ध चलता था। अब शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध का अर्थ यह है कि दो राष्ट्र प्रत्यक्षतः या यूं कह सकते हैं कि हथियारों से एक दूसरे के विरुद्ध हथियारों से लड़ाई न लड़कर एक दूसरे को कमजोर और नीचा दिखाने का जो प्रयत्न करते हैं, तो वही स्थिति शीत युद्ध कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि एक दूसरे को आलोचना करने के लिए जो स्थितियां निर्मित की जाती थी वही स्थिति क्या कहलाती है? शीत युद्ध कहलाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम में अंतिम जो बिंदु है वह है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो विनाश हुए थे उन विनाशों को रोकने के लिए या रोकने के उद्देश्य से कि और दोबारा इस तरह का विनाश संसार में न हो, इसी उद्देश्य से 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना जिनेवा नामक नगर में की गई थी। किंतु राष्ट्र संघ अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। जो महान आदर्श को लेकर राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उन आदर्शों को राष्ट्र संघ बचा नहीं सका। अंततः उसकी स्थापना हुई हालांकि, लेकिन वह सही ढंग से चल नहीं पाया। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नए सिरे से पुनः 24 अक्टूबर 1945 को एक नई संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य आगे आने वाली पीढ़ी को युद्ध से बचाना और मानव अधिकारों की रक्षा करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस तरह इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के पराजय के क्या कारण थे और अमेरिका इस युद्ध में कैसे शामिल हुआ, इसका वर्णन हम यहाँ से किए। इसके अलावा मैं आप सभी को एक और चीजें बताना चाहता हूँ कि वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किस तरह हुई। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने प्रथम अणुबम जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर गिराया। इस एक बम से
वह हिरोशिमा नामक नगर पूरी तरह से नष्ट हो गया। इसके बावजूद जापान लड़ता रहा। तब 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा दूसरा अणुबम नागासाकी नामक नगर पर गिरा है। इससे इस दूसरे बम से भी जापान के नागासाकी नामक नगर पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब जापान इससे अधिक नुकसान नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने बिना शर्त के 14 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार यह द्वितीय विश्व युद्ध जो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था वह 14 अगस्त 1945 को समाप्त हो गया। इसके बाद हम जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसमें पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6वां है सचिवालय। इन 6 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 होती है, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। उन 5 स्थायी सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। प्रारंभ में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई उस समय इसकी सदस्यों की संख्या केवल 51 थी, 50 के बाद 51 थी। उस समय 5 स्थायी सदस्य तो ठीक थे। इन 5 स्थायी सदस्यों को जो वीटो पावर प्राप्त हुआ है, वो वीटो पावर क्या है? अगर मान लो कोई प्रस्ताव, विश्व के लिए अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उन प्रस्ताव पर इन 5 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। अगर इनमें से किसी एक सदस्य ने भी इनका विरोध किया तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होता है। इसलिए इन 5 सदस्यों की सहमति क्या होती है? अनिवार्य। आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या लगभग 193-94 हो चुकी है। तो उसके हिसाब से इनकी स्थायी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाना चाहिए। ऐसा प्रश्न भी आता है कि सुरक्षा परिषद में जो सदस्यों की संख्या है वह उचित है, जो सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य है उनकी संख्या उचित है कि नहीं। तो इसमें भी कहा जा सकता है कि सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो उस समय इसके सदस्यों की संख्या 50 था। तो उस 50 के हिसाब से इसके सदस्य 5 जो स्थायी सदस्य वो ठीक थे। आज उसका तिगुना हो चुका है, तिगुना और चौगुना हो चुका है सदस्यों की संख्या। तो उसके आधार पर इसके स्थायी सदस्यों की संख्या भी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए।